मंत्री नहीं बना पाते। अरे आलोक भाई, हम कांग्रेस नहीं है जिसको आरजेडी गाली आलोक शर्मा जी आरोप लगा रहे हैं, क्या आप उसको सही मानते हैं? वीरेंद्र कुमार कांग्रेस बनना भी नहीं करना चाहती, हम कांग्रेस की बात के जैसे, इसीलिए हम चौथी बार भी देखिए साहिल भाई, संविधान प्रदीप भंडारी आपके सहयोगी कोई पूछ लेते हैं ना। वीरेंद्र कुमार बता दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ साहिल भाई, वीरेंद्र कुमार कि ये अभी बता रहे हैं, आप लोग भी चला रहे हैं कि इस्तीफे आ रहा है सहयोगी दलों से। मैं बताता हूं कि ऐसे लोग इस्तीफा देंगे साहिल भाई जो उन गरीब लोगों के हकों को दबाकर और उस गलत अधिकार का प्रयोग करके उनके भलाई के लिए जो संपत्ति थी उसको वो बेच रहे थे। ऐसे लोगों को तो पेट में दर्द होगा, उसकी चिंता नहीं है। और हमारे नेता जिनको कहा जाता है कि मौसम वैज्ञानिक, कई चैनलों ने चलाया, उन्होंने समझा इस बात को। बताइए 2013 के कानून में तो बेचने का प्रोविजन ही खत्म हो गया था। आलोक भाई, आप तो अच्छे आदमी हैं, आप बीच में क्यों बोलते हैं? सुनिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई जब उन्होंने बेचने का प्रोविजन ही खत्म हो गया था, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे आप सुनिएगा आलोक जी, गजब है भाई, आप सुनिए, कुछ भी बोल के चले जाते हैं आप लोग। अरे भाई आप तो सुनिए तो सही। जब गिफ्ट डीड भी बंद हो गई थी 2013 के कानून में, बेचना तो छोड़ ही दीजिए। पसमानदा की पीड़ा को हमारे नेता चिराग पासवान जी ने समझा। और बिहार में आप बात कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से हमने कब्रिस्तानों की घेरा की, और 30 वर्षों में आपने कहा कि महिला की अधिकार कांग्रेस पार्टी अभी बोल रही थी, मात्र 8 महिलाएं आई। क्यों महिलाएं आटी आई? इसका जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। आप क्या चाहते हैं कि उनके अधिकारों को भी उनके हिजाब के पीछे रखे? हिजाब उनके इज्जत और आबरू के लिए, अधिकारों पर आप हिजाब डालना चाहते हैं। यह सरकार सबों के लिए है, सबका विश्वास करेगी। और बिहार में आप चिंता मत करिए, बिहार में जिस तरह से आपने दंगा करवाया आपके साथ और सरकार राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया, मुसलमानों को संसद में भेजा आपने, अभी आप कितने पश्मानदाओं को भेजा आपने? बताइए जरा, एक का नाम बताइए। अरे आप सुनिए तो सही, आज बीजेपी ने एक गरीब मुसलमान को संसद में भेजा, उसका नाम बताइए मुझे। आप लगातार बोलने से ये नहीं होगा। आप सुन लीजिए, ये मुसलमानों के लिए ईदी है, उन गरीबों के लिए मोदी की ईदी है। ये बिल साधारण नहीं है, और इस बिल में जैसे अधिकार आपने बनाए थे वो उनको नाग के तरह बिल में घुस करके डस रहा था। आज वो आपको पता चलेगा आने वाले चुनाव में कि जिस तरह से यहाँ पे 17% वोट चित्तरंजन गगन जी, मोदी जी के इस्तीफे भले जितने भी हो जाए, लेकिन बीजेपी के सहयोगी अब भी उनके साथ में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कितने भी पोस्टर्स लगा लीजिएगा, आप दिखा दीजिएगा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस पे दिखाई देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी की सहयोगी दल बिहार में भी बीजेपी के साथ में खड़े हैं। चित्तरंजन जी, जोशी जी, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी अब नहीं कहिए, उनको तो औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। उनका जो है उनके चेहरे पर जो नकाब था, अब तक जो नकाब लगाए हुए थे, अपने को धर्मनिरपेक्ष कह रहे थे और समाजवादी विचारधारा के मानने वाले का मतलब सिर्फ एक धर्म को देखना है। अरे आप बोल रहे थे, देखिए जोशी जी उनको बंद करवाइए। अरे आप चिल्ला के क्या होगा? अरे सुन लीजिए अभी उनकी भी बात सुन लेते हैं, बोलिए। तो जो है सो नकाब उतर चुका है, और आप सभी जानते हैं कि नीतीश जी किस स्थिति में है। उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनकी पार्टी ने क्या किया पार्लियामेंट में। लेकिन आपने पार्लियामेंट में जो भाषण सुना होगा ललन सिंह का और संजय झा जी का, माने भाजपा के नेता भी उस ढंग से भाषण नहीं दिए जिस ढंग से संजय झा जी और ललन सिंह जी दिए। अभी जैसे धीरेन्द्र जी और भाजपा के साथी बड़ी आंसू बहा रहे हैं पसमानदा मुसलमानों के लिए। इनकी तो राजनीति रही है बांटो और राज करो, लेकिन आज पसमानदा की याद आ रही है। जरा एक खबर आ गई है, जरा एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जो प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश भर में, अलग अलग जगह पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं इस बिल को पारित करने के खिलाफ, शायर मुनव्वर राणा की बेटी ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। आज की स्थिति में पुलिस को आशंका थी कि सुमैया राणा वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती थी, उन्हें घर में ही कैद कर लिया गया है। यह आरोप लगाया गया है मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की तरफ से। उनका कहना है कि उनको हाउस अरेस्ट इस वक्त कर लिया गया है। चित्तरंजन गगन जी, आपकी प्रतिक्रिया चलते रही। हमको बड़ी हंसी आ रही थी। बिल्किस बानो
का घटना जो है तो कोई भुलाने वाली घटना है। और उसके हत्यारों को जो सामूहिक रूप से बलात्कार करके गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया, परिवार के सारे लोगों को सफाया कर दिया, और जिसे जो है सो न्यायालय ने सजा दिया, और उन लोगों को जो है सो सजा माफ किया गया, जेल से बाहर निकलने के बाद में माला पहनाया गया, मिठाइयां खिलाई गई। अब वे लोग बात करते हैं कि गरीब मुसलमानों की। एक भी विधायक है इनका मुसलमान। पार्लियामेंट में 2 से 40 मेंबर हैं भाजपा के, एक भी मेंबर है उसमें मुसलमान। पसमानदे को ही बना देते। अभी मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान है क्या? 27% मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। अरे क्या है? 27%। अरे जवाब दीजिए, 32% से 3% तक कम आ गई है। जो लोग आप लोगों ने तुष्टीकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बहकाया है। मुसलमानों को हिंदुस्तानी अरे भूल गए, मानने से 32% से करीबी मुसलमानों के अंदर 3% कम आ गई है। 3%। बिहार आप लोगों ने 70 साल तक तुष्टीकरण किया है। पहले बेटी आई फॉर इनकम होता है, ई फॉर इनकम नहीं होता। इसका मतलब समझो। अनौपचारिक रूप से केवल अलग है, औपचारिक रूप से वे भाजपा के साथ हो गए। लेकिन आशुतोष जी, क्या सचमुच में इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे को लेकर जेडीयू को सब लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, खास करके? अब देखिए, बिहार में अगर हम देखें तो पिछले अगर चुनाव में हम नजर डालें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में, आशुतोष, पिछले 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश प्लस को 62% मुस्लिम वोट मिले थे। अगर स्क्रीन पर हम देखें तो एक साल के भीतर 2010 के विधानसभा चुनाव में वो घटकर 21% हो गए। उसके बाद 2014 के जब लेफ्ट के साथ उनका अलायंस था, तब भी नीतीश कुमार को 21% मुस्लिम वोट मिल पाए थे। उसके बाद 2015 में आरजेडी के साथ जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तब वो वोट प्रतिशत 78% हो गया था। और उसके बाद 2019 में बीजेपी के साथ चले गए, 6% घट गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में वापस बीजेपी के साथ गए, 5% रह गया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में 12% हो गया है। तो क्या सचमुच में इसका इतना असर होगा? क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी और आम मुसलमान, इनका बहुत ज्यादा संबंध कहीं भी किसी भी राज्य में नहीं आता, और खास करके बिहार में जहां पर वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज है भी नहीं। तो ऐसे में सचमुच में यह कोई राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा, आपको लगता है, जिस तरीके से आज की स्थिति में दिखाई दे रहा है? देखिए साहिल जी, राजनीतिक मुद्दा तो है और बड़ा मुद्दा है। और मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस पर काफी नाराज और आक्रोशित है। तो इसलिए बड़ा मुद्दा तो है। और इसीलिए जो जिन लोगों को जो उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे, चिराग पासवान मजबूती के साथ खड़े होंगे, टीडीपी मजबूती के साथ खड़े होंगे, आज वो निराश है। ये बात बिल्कुल अलग है कि नीतीश कुमार को बिहार के अंदर जब से बीजेपी के साथ गए तब से उनको वोट नहीं मिलता मुसलमानों का। 12% मिला, वो भी उस पर मुझे हैरानी हो रही है कि लोकसभा के चुनाव में उनको 12% वोट कैसे मिला। सवाल उसका नहीं है, सवाल नीतीश कुमार की अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि आज की तारीख में अब कोई नीतीश कुमार को क्या कोई सेकुलर नेता कहने की स्थिति में है या नहीं है। मैंने तो संसद के अंदर ललन सिंह का भाषण सुना, और जो ललन सिंह अपने आप को सेकुलर नेता बताते थे, नीतीश कुमार का दाहिना हाथ बताते थे, वो अपने भाषण में नरेंद्र मोदी का नाम 10 बार ले रहे हैं और नीतीश कुमार का नाम 1-2 बार ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा तबका आज की तारीख में अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहा है। और वो आप चुनाव के पहले, चुनाव के बाद आप देखिएगा कि जनता दल यूनाइटेड एग्जिस्ट भी करेगी नहीं करेगी, मुझे इसमें भी संदेह है। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को न केवल खत्म करने की बल्कि उनके सीटों को भी कम करने की कंसोलिडेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। कांग्रेस, आरजेडी और उनके साथ में क्या पूरा कंसोलिडेशन हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है एक तरीके से? देखिए, बिहार की राजनीति अंततः बीजेपी बनाम आरजेडी के बीच में होने वाली है। उसमें ये जो जनता दल यूनाइटेड नाम का बीच का जो खंभा था वो गायब होने वाला है। और आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ये कहने की स्थिति में नहीं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बने, इसलिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लाने की कोशिश की जा रही। तो ये राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले आप आरएलडी का जिक्र कर रहे थे। आरएलडी पार्टी अजीत सिंह की पार्टी 1989 में जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसमें आरएलडी के लोग, अजीत सिंह के पार्टी के लोग ना हो या रामविलास पासवान की पार्टी के लोग ना हो। तो जैसे जैसे हवा बहती उधर उधर ये दो लोग हो जाते हैं। यही हाल नीतीश कुमार का भी है।
जब बीजेपी के साथ फायदा था तो बीजेपी के साथ गए थे, जब आरजेडी के साथ राजीव फायदा रंजन था, जी सुन रहे हैं ना आरजेडी आप? के साथ जी हाँ, सुन रहे हैं। देखिए, सबसे पहली राजीव बात रंजन तो जी। यह कि नीतीश कुमार जी को सेक्युलरिज्म की नसीहत तो ना नीतीश कुमार जी को सेक्युलरिज्म की नसीहत न आशुतोष जी दे सकते हैं और न कांग्रेस के नेता दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये अगर बात आज बिल के जरिए भ्रष्टाचार और लूट को नियंत्रित करने की बात कही जा रही है, तो फिर ये लालू जी के उस स्टैंड से अलग कैसे है जो उन्होंने लोकसभा में कहा। ये 2010 में तो वो यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार के दौरान अगर लालू प्रसाद जी ने कहा कि ये लूट का अड्डा है, लूटी जा रही है संपत्ति, एक कड़ा कानून बनना चाहिए, कानून बना तो ये कम्युनल हो गया कानून। मेरी चुनौती है, इसमें क्या ऐसा है जो मुसलमान विरोधी है, क्या संविधान विरोधी है, क्या लोकतंत्र विरोधी है? क्या बात करते हैं? केवल बात करने के लिए बात करते जाना है। और नीतीश कुमार जी का भाग्य लिखेंगे आशुतोष जी। बिहार में हम नहीं, बिहार में राजीव रंजन 225 सीटें जीतेंगे, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में फिर सरकार बनाएंगे, और आपका विश्लेषण फिर भी मातम पुरसी वाला हम लोग सुनेंगे। आशुतोष जी, मातम मनाइएगा। साहिब देखिए, अभी राजीव रंजन जी को लालू प्रसाद यादव का बयान तो याद है, लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो जो है वो क्या कहता है, वक्फ बोर्ड के मसले में पढ़ के सुना देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन आप जनता दल यूनाइटेड का सुनाइए ना। सर मुझे बोलने दीजिए राजीव जी, मैंने बीच में नहीं, आप संजीदा आदमी हैं, आप संजीदा आदमी, आप मुझे बोलने दीजिए ना। गलत बात, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। नहीं राजीव जी सुन लीजिए ना, वो आपकी बात सुन ली उन्होंने। आशुतोष जल्दी खत्म करिए, चलिए समय खत्म हो जाएगा। आप संजीदा आदमी, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ कहना पड़ जाए आपको। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, हम उसको हटाएंगे, उस कब्जे को। यह भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो करता है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। The BJP will examine the recommendation of the Joint Parliamentary Committee regarding Waqf properties headed by Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with the Muslim religious leaders, take steps to remove encroachment। आशुतोष कह रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा वहां पर जेडीयू को। आशुतोष जी, आशुतोष जी, बीजेपी का बयान याद नहीं है इनको। अरे आशुतोष जी, तो बीजेपी जल्दी से प्रदीप भंडारी, समय खत्म हो रहा है, उसके बाद आलोक शर्मा भी इसका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी, कितनी कन्वीनियंट एनालिसिस किया है। बोलते ये नहीं बोल पाए कि बिहार की राजनीति से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, वो नहीं बोल पाए। कांग्रेस पे क्यों नहीं बोल पाते आशुतोष जी जब भी एनालिसिस करते? पर ठीक है, अब मैं बोलता हूं, हम तो कह ही रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टीज लिया हुआ है, जहां पे मुसलमानों की भले का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो हम करवाएंगे। अगर कुछ चुनिंदा बिल्डर लॉबी, जिसको आशुतोष जी आप समर्थन कर रहे हैं, वो बिल्डर लॉबी के साथ आपको खड़े रहना रहिए। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होना चाहिए, जिसका इंश्योर हम करेंगे। अब आपको इससे चिढ़ मच रही है तो जरा सुन लो 1995 का सीताराम केसरी का बयान। 1995 में कांग्रेस पार्टी के सीताराम केसरी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड की फाइनेंशियल कमजोर है, ये पूरा पैसा जो अपनी जेब में रखते हैं मुसलमानों का भला नहीं करते। तो हम तो कह ही रहे कि क्या ये पोलराइजेशन का इंतजार हो रहा है आपकी तरफ से? जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो है उसमें जो कोर्ट में डिस्प्यूट है वो कोर्ट। जल्दी से आलोक शर्मा जी, मेरे पास 1 मिनट बाकी है। जल्दी से पोलराइजेशन का देखिए, मुझे लगता है कि बिल भाजपा लेकर आई, भाजपा ये नहीं बता पाई कि 2013 और 2025 के बिल में जो पास हुआ उसमें क्या क्या बदलाव हैं कि जिससे मुसलमानों को फायदा होगा, हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उस बिल को कमजोर किया है। इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि इनके 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि 4 रीजनल पार्टीज को खत्म करना, उसमें सफल हो गए। दूसरा लक्ष्य था इनका क्या, इनकी वक्फ बोर्ड की जमीनों को अडानी अंबानी को देना है। आने वाले समय में वो भी सिद्ध हो जाएगा। मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इस बिल के अंदर हमने चेंज किया आलोक जी। तीसरा जो सबसे बड़ा, पहले हाई कोर्ट में जा सकता था, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर कोई भी लिटिगेशन होगा, पहले मिनिमम 2 महीने आपने वो क्लॉज हटा दिया, उसको सॉल्व करना जरूरी आपने रिग्रेस वर्ड को हटा दिया, आपने तो
बिल को और कमजोर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बिल पर हुई होगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चर्चा बहुत दिन तक चलने वाली है, क्योंकि पिछले कई सालों में किसी एक बिल पर इतनी बड़ी चर्चा अगर हुई होगी तो वो वक्फ कानून पर, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और लोकसभा राज्यसभा के बाहर भी इसमें राजनीतिक हलकों में और लोगों में भी इसको लेकर काफी चर्चा हो चुकी है। क्या इसका